हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू medicoRAS। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टेप 1 ऑफ माइक्रोगेमेटोजेनेसिस देखा था। वहां पे हम लोगों ने 10 एनसीईआरटी प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया था और ये भी देखा था कि कुछ ऐसे एनसीईआरटी के टर्म्स या फिर पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया गया है उसको थोड़ा सा ब्रॉडली देख लिया था। लास्ट में हम लोगों ने एक नोट्स का स्क्रीनशॉट उठाया है, जो जो आपको पॉइंट्स बनाना है पूरा आपको वहां दिख जाएगा। आज भी हम लोग वही चीज करेंगे। लास्ट तक आप देखें तो वहां पे आपको फिर से नोट्स वाला सेक्शन मिल जाएगा कि कहां कहां से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो दैट इज ऑन स्टेप 2 ऑफ माइक्रोगेमेटोजेनेसिस, दैट इज डिवीजन इन मैच्योर्ड पोलन ग्रेन। तो डिविजन्स होते हैं, मैंने कल ही बोला था कि यहाँ पे मैच्योर्ड पोलन ग्रेन अगर माइक्रोगेमेटोफाइट बनाते हैं, मतलब गेमेटोफाइट माइक्रो हो मेगा हो जो भी हो गेमेटोफाइट बनाएगा तो वहां पे क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन। तो याद रखें माइटोटिक डिवीजन इज द मेन कंसर्न इन दिस टॉपिक। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो जो स्टेप्स हैं वो पूरे स्टेप्स देखेंगे, लेकिन आपके एनसीईआरटी के ऊपर बेस करके देखेंगे। तो दिस इज द डायग्राम, देखिए दिस इज द मैच्योर्ड पोलन ग्रेन, है ना। तो ये हो गया मैच्योर्ड पोलन ग्रेन। ये जो पोलन ग्रेन है ये अभी तक डेहिसेंट नहीं हुआ है। अगर आपको याद है तो हम लोगों ने क्या बोला था, एंथर के जो लोब्स होते हैं उसमें जैसे ही स्पोर बनता है वो जो मैच्योर्ड होते हैं अल्टीमेटली वो रिलीज होता है ना। ये वाला चीज हम लोगों ने देखा था, डेहिसेंस होते हैं। तो ये जो प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं दिस इज बिफोर डेहिसेंस प्रोसेस। फिलहाल द फर्स्ट पॉइंट इज मैच्योर्ड पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। सो इट हैज व्हाट, इट हैज a central vacuole। सेकेंड, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही न्यूक्लियस का साइज बड़ा होने लगता है, यहाँ का न्यूक्लियस का साइज देखिए और यहाँ के न्यूक्लियस के साइज देखिए, दोनों साइज में डिफरेंस है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस बिकम बिगर, और जैसे ही वो बड़ा हो गया अब बिगर न्यूक्लियस के कंडीशन में क्या होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। आई गेस आप सभी को पता है कि हम लोग के सेल डिवीजन प्रोसेस में एक एस फेज बोल के होता है, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, ये सब आपको पता होगा। तो ड्यूरिंग एस फेज स्टेज क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, रिमेन सेम रहते हैं, पर क्रोमाटिड नंबर इंक्रीजेस, दैट मींस डीएनए कंटेंट इंक्रीजेस, राइट। यहाँ पे ट्वाइस एंड क्रोमोसोम नंबर इज फिक्स बट क्रोमाटिड नंबर बिकम इंक्रीजेस, कितना, डबल वो होता है। तो ये चीज क्या होता है, ये तो हम लोग सेल साइकिल में ही पढ़ेंगे। फिलहाल ये है कि जैसे ही आपका कंटेंट बढ़ जाएगा वो साइज भी बढ़ेगा, और साइज बढ़ने का मतलब है दिस इज द स्टेज वेयर डिवीजन विल ओकर। सो अब डिवीजन होना स्टार्ट हो रहा है। डिवीजन जैसे ही होना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिए वैक्यूल जो है वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल 2 में कन्वर्ट हो गया, है ना। सिंपली अगर यहाँ पे देखने जाए, यहाँ पे वैक्यूल का स्ट्रक्चर तो नहीं दिया गया है, लेकिन प्लांट सेल है तो इसलिए ऑफ कोर्स यहाँ पे भी एक वैक्यूल रहेगा। लेकिन अब जो यहाँ पे है, यहाँ पे वही वैक्यूल, वही सेम वैक्यूल यहाँ पे अब 2 वैक्यूल में डिवाइड हो चुका है, because this nucleus is now ready to divide into 2 cells. So for 2 cell we have 2 vacuoles now. So vacuole divides into 2, है ना। और ये क्या हो रहा है, दिस इज द माइटोटिक डिवीजन। कौन सा टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन, दिस इज द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। तो हमारा जो मेल गैमेट है उसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो चुका है। तो दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट, वैक्यूल बड़ा हो रहा है, ऑफ कोर्स यस, size of nucleus is also increases. Then third point, third diagram में आप क्या देखते हो वो ध्यान दो। थर्ड डायग्राम में यहाँ पे बोला है asymmetric spindle। आई गेस आप सभी को फिर से पता होगा कि अगर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां से हट जाता है। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटते हैं, वहां पे जितने भी क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं सारे क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, और वो क्रोमोसोम के फॉर्म में वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। मान लीजिए ऐसे हमारे पास 4 क्रोमोसोम है, ऐसे मैंने दिखाया। तो अगर ऐसे है तो वी ऑल्सो नो दैट सेंट्रियोल जो होते हैं दिस इज प्रेजेंट जस्ट अबव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो दिस सेंट्रियोल अल्टीमेटली डिवाइड्स इनटू 2 एंड वो लोग मूव करता रहेगा, तब तक मूव करेगा जब तक वो दोनों ऑपोजिट पोल में ना पहुंच जाए। और यहां से जैसे ही फाइबर्स निकलेगा, कुछ इस टाइप ऑफ फाइबर्स जो जाके क्रोमोसोम को टच करेगा, द फाइबर विच इज प्रेजेंट
written here, this is known as ester ray. Remember? अब दोनों एस्टर रेज क्या करेगा, ये दोनों साइड के एस्टर रेज क्रोमोसोम को टच करेगा. जैसे ही उसने टच कर दिया उसको हम लोग बोलेंगे स्पिंडल फाइबर. रिमेंबर, स्पिंडल फाइबर उसको बोलते हैं. अब स्पिंडल फाइबर का एक्चुअल कंसेप्ट क्या है ये तो मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वो बहुत बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा. वो हम लोग देखेंगे कि सेल डिवीजन, सेल साइकिल में कैसे कैसे वो होते हैं. स्पिंडल फाइबर का एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप वो वहां पे देख लीजिएगा. फिलहाल ये होता है स्पिंडल फाइबर जो क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम को खींच सकते हैं अपने तरफ. तो यहाँ पे भी वही स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो रहा है. अब यहाँ पे मैंने दोनों साइड को इक्वली ड्रॉ किया है. दिस इज नोन एज सिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर यू कैन से. बट हियर स्पिंडल फाइबर इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज असिमेट्रिक. व्हाई? बिकॉज एक जो पार्ट है वो बहुत बड़ा सा पार्ट है, देखिए आप, और दूसरा जो पार्ट है एकदम से छोटा वाला पार्ट है. तो अगर दोनों अनइक्वल होगा तो दिस इज कंसिडर्ड एज व्हाट, asymmetric. So what we can write here, asymmetric spindle fiber represents unequal division of न्यूक्लियस. हो गया? तो देखिए यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन का रिजल्ट क्या आया, नंबर 4. तो नंबर 4 डायग्राम में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा सेल है. दिस सेल इज नोन एज वेजिटेटिव सेल, और यहाँ पे एक छोटा सा सेल है. दिस सेल इज नोन एज जनरेटिव सेल. सो वी हैव नाउ 2 सेल. फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, 2 सेल स्ट्रक्चर डेवलप्स, और एक का नाम क्या होता है, वेजिटेटिव सेल, और दूसरे का नाम क्या होता है, जनरेटिव सेल. अब मैं आपको एक चीज बोल दूं, आप देखिएगा, यहाँ जितने भी हम लोग वेजिटेटिव और जनरेटिव न्यूक्लियस सेल्स के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या दोनों सेल सेपरेटेड हैं? आंसर इज नो. ठीक है, दोनों सेल सेपरेट नहीं है. नॉर्मली क्या होता है, एक अगर कहीं पे मियोसिस होते हैं तो मियोसिस का जो भी रिजल्ट होता है वो रिजल्ट ऐसे हमें सेपरेट से दिखना चाहिए, ऐसा होता है मियोसिस का रिजल्ट. लेकिन यहाँ पे वो सेपरेटेड नहीं है. इसका रीजन क्या है, इसका एक मेन रीजन ये है, बिकॉज दिस वॉल, द वॉल विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन दिस 2 सेल, राइट, दिस वॉल इज मेड अप ऑफ कैलोस. इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज. आप लोगों ने क्लास 11 में सेल के चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि सेल वॉल इज बेसिकली मेड अप ऑफ सेलुलोज, राइट. हेमीसेलुलोज होते हैं, पैक्टिन होते हैं, लिग्निन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन यहाँ पे दिस सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट इज जस्ट कैलोज. आई गेस दिस टर्म इज फेमिलियर विथ यू पीपल, बिकॉज हम लोगों ने इस चीज को देखा था पहले के क्लासेस में, है ना. तो जिसके वजह से दोनों सेल क्या होते हैं, इंटैक्ट ही रहते हैं, दोनों सेल सेपरेट नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो डायग्राम, नेक्स्ट डायग्राम क्या बनेगा. स्टार्टिंग में जो 4th नंबर डायग्राम हम लोगों ने देखा था वो कुछ ऐसा टाइप का था कि यहाँ पे एक वॉल है और यहाँ पे एक ऐसा सेल है ना, और यहाँ पे एक लार्ज सेल है. तो लार्ज सेल इज नोन एज वेजिटेटिव, स्मॉलर सेल इज नोन एज जनरेटिव. नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा कि ये जो सेंट्रल वाला सेल है, मतलब जो वेजिटेटिव सेल है वो तो वैसे ही रहेगा. दिस कैलोस जो वॉल है वो वहां से हट जाएगा, बिकॉज वी नो दैट वी हैव कैलेज एंजाइम आल्सो, बिकॉज पेटल साइटोप्लाज्म अल्टीमेटली रिलीज व्हाट, कैलेज एंजाइम. सो दिस वॉल बिकम डीजेनरेट. और जैसे ही डीजेनरेट होता है, ये जो स्मॉलर सेल है, जनरेटिव सेल है, इट बिकम समथिंग लाइक स्पिंडल शेप. वो कुछ स्पिंडल शेप जैसा होगा, और वो कुछ ऐसा लगता है कि बड़ा सा जो वेजिटेटिव सेल है उसके जो साइटोप्लाज्म है वहां पे ये स्मॉल सेल जो है वो फ्लोट कर रहा है. तो आवर नेक्स्ट पॉइंट हियर फॉर द वेजिटेटिव जनरेटिव सेल, दैट इज द सेल इज स्पिंडल शेप. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि जनरेटिव सेल जो होते हैं वो क्या होता है, फ्लोट होता है ऑन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल. सो इट फ्लोट्स ऑन द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ वेजिटेटिव सेल. समझ में आ गया. वेजिटेटिव सेल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस सेल इज सेंट्रली लोकेटेड, है ना, वो तो लार्ज है ही, सेंट्रली लोकेटेड भी हो गया, तो सेंट्रली लोकेटेड है. इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ट्यूब सेल. तो ट्यूब सेल क्या करेगा, देखो यहाँ पे लास्ट जो डायग्राम है उसको अच्छे से देखना, वहां पे आपके बुक में जो डायग्राम दिया गया है, दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, उसके अंदर वाला जो पार्ट है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ऊपर यहाँ पे लास्ट में जैसे ही वो मैच्योरिटी अटेन करेगा वो एक्साइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो एक्साइन कुछ एरियाज में नहीं होता है, वो तो हमें पता है क्योंकि एब्सेंस ऑफ स्पोरोपोलिन होते हैं। ये जो आपके पास वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस इज ऑलवेज लोकेटेड कहां पे होता है, वेयर देयर इज जर्म पोर। तो जिस तरफ वो जर्म पोर होगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस उसी तरफ ही रहेगा। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट एंड मार्क इट। तो अगर ये आपने समझ लिया तो ये भी समझो कि न्यूक्लियस जो है इट पुश द plasma membrane, it will push the plasma membrane and because of that अगर push करेगा वो क्या हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर है plasma membrane का वो थोड़ा सा extend हो जाएगा and it become what, this become pollen tube। तो अगर pollen tube बना रहा है then that cell is known as what, tube cell। so write the note over here that vegetative nucleus pushes plasma membrane to form pollen tube, right? So this is your next point, second point for vegetative nucleus। Next नंबर थर्ड पॉइंट, अगर पोलन ट्यूब के ऊपर बोल ही रहे हैं तो और एक चीज मैं बोलूं, आप देखिएगा, अगर ये मान लो एक पोलन ग्रेन है जिसका ऐसा पोलन ट्यूब बन रहा होगा और यहाँ पे जो है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, तो मान लीजिए दिस इज द जेनरेटिव न्यूक्लियस और दिस इज द वेजिटेटिव न्यूक्लियस। याद रखें मैंने यहाँ पे जेनरेटिव सेल नहीं लिखा है, वेजिटेटिव सेल नहीं लिखा है, न्यूक्लियस लिखा है, बिकॉज जो सेल वाला पार्ट होता है उसके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो भी अल्टीमेटली गायब हो जाएगा, वो डीजेनरेट हो जाएंगे। तो दोनों न्यूक्लियस ऐसा दिखेगा कि वो सेम साइटोप्लाज्म में है ना, तो ऐसा दिखेगा कि वो दो न्यूक्लियस सेम साइटोप्लाज्म में है, तो बाद में जाके ऐसे वो ट्यूब बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, दोनों सेल के बीच में से। तो यहाँ पे जितने भी साइटोप्लाज्म है सारे साइटोप्लाज्म नीचे की तरफ आएंगे, है ना। अब ऐसा क्या होता है, देखिए वेजिटेटिव न्यूक्लियस करेगा क्या, आप खुद ही सोचो, पोलन ग्रेन जो होता है कहीं भी स्टिग्मा में गिरेगा, ये नेसेसरी नहीं है कि स्टिग्मा में अगर वो ऐसे गिरे तो ऐसे ही उसका पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो। अगर स्टिग्मा में वो गिरता है और गिरने के बाद उसका पोलन ट्यूब कुछ इस टाइप से फॉर्म होते हैं, इस टाइप से डेवलप होता है, मतलब वो बैंड हो गया, है ना, समझ रहे हो, तो बैंड हो गया। बैंड होने का मतलब क्या है, जो साइटोप्लाज्म कंटेंट यहां से आने वाला है वो कहीं यहाँ इस एरिया में थोड़ा सा अटक जाएगा, ऐसे उसको जितने भी न्यूक्लियस नीचे जाएंगे उन न्यूक्लियस को पूरा अच्छा से फूड के कंटेंट नहीं मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है इट हैज टू फ्लो वेयर देयर आर न्यूक्लियस। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो न्यूक्लियस के तरफ मूव होने चाहिए, ठीक है, ये हमारा मेन मोटिव होता है। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस करता क्या है, वो कैलोस प्लग बनाता है, जैसे जैसे ये ट्यूब बढ़ेगा, जैसे जैसे वो एक्सटेंड होगा वहां पे वो कैलोस प्लग बनाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कैलोस प्लग बनाया तो पूरा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट तो पहले यहाँ पे फिल होगा ही होगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे पूरा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट फिल हो जाएगा, कैलोस प्लग बनाया। अब जैसे ही यहाँ पे फिल होगा क्या वो साइटोप्लाज्म फिर से बैक फ्लो कर पाएंगे, नॉट पॉसिबल। फिर यहाँ पे उन लोगों ने बनाया था, फिर वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ज्यादा एक्सटेंड करके गए, ये जेनरेटिव न्यूक्लियस है और ज्यादा वो बनाते जा रहा है। तो फिर से क्या करेगा, जैसे ही साइटोप्लाज्म यहाँ से पूरा फ्लो होके यहाँ तक आएगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस फिर से उसके ऊपर वाले पार्ट में कैलोस प्लग बनाएगा। तो ये प्लगिंग का काम करवाता है ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस, सो दैट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है जो यूनिडायरेक्शनल वो फ्लो करे जहां पे न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, बिकॉज साइटोप्लाज्म इज एक्चुअली इट कंटेन्स व्हाट, फूड मटेरियल, सो इट हैज टू बी प्रोवाइडेड टू दोज न्यूक्लियस जो बाद में जाके बड़ा फर्टिलाइजेशन, बड़ा सा काम करने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन का काम करने वाला है, ठीक है। जेनेटिव न्यूक्लियस क्या बनाता है, मेनली इट सिंथेसाइजेस मेल गैमेट, लेकिन कंडीशन है, कंडीशन कैसे है, एक होता है बिफोर डेहिसेंस और दूसरा होता है आफ्टर डेहिसेंस। और ये जो सिंथेसाइज करेगा मेल गैमेट उसमें वो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होते हैं। तो 2 बार माइटोटिक डिवीजन हो सकता है एक पोलन ग्रेन्स के अंदर। अब बात ये है, कंडीशन ये है कि सेकेंड टाइम जो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है दैट हैपन बिफोर डेहिसेंस
और आफ्टर डेहिसेंस. दिस इज द मेन पॉइंट. तो सेकेंड टाइम माइटोटिक डिवीजन, ये वाला पार्ट आप याद रखो क्योंकि क्वेश्चन तो नीट में आता है कि कितना बार माइटोटिक डिवीजन होता है. देन आफ्टर डेहिसेंस का जो कंसेप्ट है, 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट शोज दिस टाइप ऑफ कंडीशन. लेकिन 40% जो एंजियोस्पर्म है उनमें जेनेटिव न्यूक्लियस जो है वो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन बिफोर डेहिसेंस ही करते हैं. मतलब पॉलिनेशन होने से पहले वो लोग अपना नेक्स्ट जो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन है वो हो जाएगा उनमें, और यहाँ पे पॉलिनेशन के बाद ही वो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में एंट्री कर सकता है. तो ये दोनों चीज आप गांठ बांध लो, ठीक है, ये दोनों चीज आपको आने चाहिए. तो दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है नीट के पर्पस के लिए. तो वो पॉइंट क्या है देखिएगा. देखिए क्वेश्चन आता है कि पॉलिनेशन के टाइम में जो मेल गैमेट होते हैं वो कितने न्यूक्लियस कैरी करता है. अब बिफोर डेहिसेंस अगर लिखा है तो अब तक यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं हुआ है. तो आफ्टर डेहिसेंस या फिर आफ्टर पॉलिनेशन यहाँ पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे. देखिए अगर ये है आपका पोलन ग्रेन, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस था, और यहाँ पे छोटा सा करके ये क्या है, जेनेटिव न्यूक्लियस है. लेकिन जेनेटिव न्यूक्लियस जो है वो माइटोटिक सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में जाता है. अगर माइटोटिक डिवीजन बोल रहा है तो एक सेल से कितना सेल बनेगा, 2 सेल. नाउ वी हैव हाउ मेनी न्यूक्लियस, वी हैव 2 जेनेटिव न्यूक्लियस. सो आफ्टर डेहिसेंस दिस पोलन ग्रेन इज कंसिडर्ड एज व्हाट, 3 सेल स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे सेकेंड माइटोटिक डिवीजन नहीं होता है उसका मतलब क्या होता है, जैसे ही वो पॉलिनेट करेगा उस टाइम उसके पास खाली वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड क्या रहेगा, जेनेरेटिव न्यूक्लियस रहेंगे. उसमें तो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन हुआ ही नहीं. सो इन दिस केस pollen grain is two-celled structure before pollination, या फिर डेहिसेंस भी आप लिख सकते हो. तो आई गेस आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे. फिर भी हम लोग एक जगह पे एक चीज लिख के रख देते हैं कि पोलन ग्रेन, उसमें स्टार्टिंग में सिंगल न्यूक्लियस होता है, बाद में जाके वो 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं. एक को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड दूसरे को हम लोग बोलते हैं जेनेटिव न्यूक्लियस, जिसका सेल भी बनता है. जेनेटिव न्यूक्लियस जो होते हैं वो 2 सेल स्ट्रक्चर भी हो सकता है जेनेटिव न्यूक्लियस, या फिर वो 3 सेल स्ट्रक्चर भी बना सकता है ना. पोलन ग्रेन को वो 2 सेल भी बना सकता है, 3 सेल भी बना सकता है. तो 2 सेल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में देखा जाता है कितना, 60%, और यहाँ पे जो है 40% एंजियोस्पर्म विल शो ओनली 3 सेल स्ट्रक्चर. 2 सेल स्ट्रक्चर कब दिखाएगा, जब वो डेहिसेंस करेंगे, मतलब वो पॉलिनेशन करेगा उस टाइम. और 40% जो एंजियोस्पर्म है वो पॉलिनेशन के टाइम में कितना सेल दिखाएगा, 3 सेल स्ट्रक्चर दिखाएगा. होप आप सभी ने ये पूरा चीज अच्छे से नोट बना लिया होगा और उसको समझ भी लिया होगा. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.